नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मि के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और भाषा विज्ञान की क्लासेज आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो भाषा विज्ञान जो भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम चलेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से किस तरह से वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह से विषय को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भाषा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम भाषा विज्ञान क्या है उसको समझें। कोर्स में इसे क्यों लगाया गया है, पाठ्यक्रम में इसे क्यों रखा गया है, इसकी महत्ता को समझें और किस तरह से हम भाषा विज्ञान को कवर करते हुए चलेंगे। कितने प्रश्न यहाँ से बनते हैं, किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उन सभी के पीछे का जो माइंडसेट है उसको सब कवर करते हुए चलेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए, भाषा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है भाषा और विज्ञान। तो दोनों शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। भाषा किसे कहते हैं, सबसे सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी साधन के द्वारा हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जा सकता है। ठीक है, वह भाषा है, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो, फिर वो मौखिक भाषा हो, लिखित भाषा हो। ठीक है, तो वो सब भाषा है जिसके भी द्वारा हम अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं या उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हम शब्दों में बयां करें तो कह सकते हैं कि भाव विनिमय का एक ध्वन्यात्मक साधन जो है वो भाषा है, या भाव प्रकट करने का साधन जो है उसे हम भाषा कह सकते हैं। जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा है। मानव के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव मतलब मनुष्य जो है वह कुछ ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करके, क्योंकि हमारे ये जो वोकल सिस्टम जो लगा हुआ है गले में और नाक, होंठ, ये सब उच्चारण स्थान आदि जो है, इन सभी ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करके उनसे कई प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करके उनके द्वारा अपने भावों या विचारों का प्रकाशन करता है, उसे भाषा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन सार्थक, ठीक है, ऐसी ध्वनियाँ जिनका कोई अर्थ है, जिन सार्थक मौखिक ध्वनियों को अपनाता है वह भाषा है। तो एक भाषा का एक सामान्य अर्थ, एक परिभाषा जो है हम उसके रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु या तत्व के अंग और प्रत्यंगों के सूक्ष्मतम अवयवों का विवेचन करना और उनका विश्लेषण करना और इस तरह से उसका विवेचन और विश्लेषण करके एक निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर सिद्धांत या फॉर्मूला या नियम आदि का निर्माण करना। तो ये उसे विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है, जिसमें किसी भी तत्व के छोटे से छोटे अवयवों का, उसके अंगों के भी प्रत्यंगों का जो है विवेचन किया जाता है, उसे विज्ञान कह सकते हैं। और फिर वहाँ से सिद्धांतों का निर्माण होता है, फार्मूलाज बनते हैं। ठीक है, फिर उन पर एक नियम से कई नियमों को सॉल्व करने का प्रयास जो है वहाँ पर किया जाता है। भौतिकी के नियम हैं या अन्य जो भी आप विज्ञान में नियम बनते हैं। अब वहाँ पर अपवाद जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर गति का नियम बन गया तो उसमें अपवाद नहीं हो सकता। गति का नियम सर्वत्र सभी जगह एक समान रूप से लागू होगा। ठीक है, तो उसमें अपवाद नहीं हो सकता। अब क्योंकि भाषा विज्ञान भी एक विज्ञान है तो यह वास्तविक विज्ञान से किस तरह से भिन्न है इसको भी हमें समझना है। ठीक है, तो भाषा और विज्ञान की परिभाषा समझने के बाद अगर भाषा विज्ञान की एक परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो भाषा विज्ञान असल में क्या है? भाषा का वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन जिसमें किया जाएगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन जिसमें किया जाएगा। यह तो सामान्य सी बात है, उसे भाषा विज्ञान कहेंगे। लेकिन इस भाषा विज्ञान में अपवाद भी होंगे। वही शब्द आपको किसी स्थान पर कुछ अन्य तरीके से सुनाई देगा और वही शब्द किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य उच्चारण के साथ सुनाई देगा। उसी अर्थ में किसी जगह पर किसी अन्य शब्द का उच्चारण किया जाता होगा और उसी अर्थ में एक ही अर्थ लेकर के किसी अन्य स्थान पर उसके लिए कोई दूसरा शब्द होगा। तो यहाँ पर अपवादों की संख्या भी निश्चित रूप से है। वहीं कहीं पर कंठ ध्वनियाँ जो हैं, जो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं, वो कहीं पर जो है तालु से बोली जाने वाली ध्वनियों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस तरह से अपवाद संख्या जो है इसमें बनती रहेंगी। तो इसमें नियम बनता है, लेकिन भाषा विज्ञान में विज्ञान जो है वो नियमों पर चलता है, लेकिन भाषा विज्ञान जो है वो नियम और अनुभूति दोनों का समन्वय इसमें देखा जाता है। अनुभूति के आधार पर भी इसमें नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान जो है वह एक शुद्ध विज्ञान नहीं होकर के एक मिश्रित विज्ञान है। ठीक है,
और भाषा विज्ञान में जो विज्ञान शब्द है इसका मतलब वह विज्ञान नहीं है कि एक नियम हमें बनाना है जो सर्वत्र समान रूप से लागू होगा, वह विज्ञान नहीं है, बल्कि यहाँ पर विज्ञान शब्द का मतलब भाषा के जो अंग हैं, ध्वनि हैं, पद आदि हैं या और भी जो उसके तत्व हैं उनका तात्विक विश्लेषण करना, तात्विक दर्शन के साथ और उनकी तात्विक आलोचना करना और फिर अनेक भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन करना, ये यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ लिया जाता है। और इस तरह से भाषा विज्ञान की एक परिभाषा यदि हम करें तो यह हो सकता है कि जिस प्रकार से विज्ञान जो है वो किसी वस्तु या तत्व के अंग प्रत्यंगों के सूक्ष्मतम अवयवों का विवेचन और विश्लेषण करके जो है एक निष्कर्ष तक पहुँचता है और सिद्धांतों को बनाता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान में भी क्या होता है, भाषा के सूक्ष्मतम अवयव जो वर्ण हैं, पद हैं, वाक्य हैं, इन तत्वों के सूक्ष्मतम अवयवों का विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अभी तक बहुत सिंपल था और इसी के लिए काव्यादर्श में भी कहा गया है, भाषा की परिभाषा देते हुए काव्यादर्श में भी कहा गया है कि इदमंधतमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाः वयं ज्योतिरासंसारम न दीप्यते, कि ये तीनों लोग जो हैं ये अंधतम हैं। ठीक है, एक तो अंधा होता है, एक अंधतम, ठीक है, बिल्कुल डार्क एरा। अगर शब्द रूपी ज्योति इस संसार में नहीं होती तो ये तीनों लोग जो हैं, भुवनत्रय जो हैं, ये अंधतम, बिल्कुल अंधेरा इनमें हो जाता। तो शब्द रूपी ज्योति से ये प्रकाशित हैं, आज हम अपने भावों को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो इसका एकमात्र जो शब्द रूपी जो प्रकाश है वो कौन है, शब्द है। शब्द का मतलब भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम जो है, भाषा के द्वारा ही आज तीनों लोग अगर प्रकाशित हैं तो वो उसका कारण जो है वो भाषा है। ठीक है, नहीं तो अगर भाषा नहीं होती तो ये संपूर्ण संसार में सूरज होने के बावजूद ये अंधतम के समान होता, अंधेरे के समान होता। तो ये यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर भाषा विज्ञान को हम पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है कि इसका नामकरण कैसे किया गया होगा, इसका नाम कैसे रखा गया होगा। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या इसके नाम रखे गए थे, किस नामों से इनको जाना जाता था। हालांकि ये एक आधुनिक सब्जेक्ट है, इसका जन्म अभी नया हुआ है, लेकिन पहले भी इसके ऊपर इसके बीज के रूप में, मूल के रूप में अगर कहीं इसके कुछ बीज बिखरे पड़े होंगे तो वहाँ पर किन किन नामों से अलग अलग विषय के रूप में इसको जाना जाता था। तो चलिए वो जानने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन काल में आप देखते हैं व्याकरण के ऊपर 800 ईसा पूर्व में निरुक्त लिख रहे हैं यास्क वहाँ से। ठीक है, फिर 300-400 ईसा पूर्व में पाणिनि है। तो वहाँ पर व्याकरण एक शब्द है जो भाषा विज्ञान के सिमिलर हमें दिखाई देता है, जहाँ पर अनेक शब्दों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करके उनको सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। अपवाद भी वहाँ पर आते हैं। इस तरह प्रातिशाख्य है वैदिक शब्दों के लिए। ठीक है, शाखा, शाखाम प्रति प्रातिशाखम, तो वहाँ पर वेद के अलग अलग शाखाओं से जो है प्रातिशाख्य बने हैं, उन पर निरुक्त है। शब्द शास्त्र इसके लिए कहा जाता था, भाषा शास्त्र हम कह सकते थे। शब्दानुशासन कहा गया है, अथ शब्दानुशासनम कहा गया है पाणिनि अष्टाध्यायी की शुरुआत में ही, पहले सूत्र से पहले। ठीक है, और निर्वचन शास्त्र भी इसे कहा जाएगा है। निर्वचन शास्त्र का मतलब जैसे निरुक्त है, और कल्प हैं, शिक्षा हैं, इन सभी में भाषा के बारे में ही विस्तृत विवेचन किया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं से ये भाषा शास्त्र के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक काल की यदि बात करें तो 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स हैं, वो इंडिया आए, कलकत्ता आए, और वहाँ पर संस्कृत भाषा से उनका परिचय हुआ, क्योंकि कलकत्ता में भी संस्कृत भाषा अपने जो है प्रखर पर थी, वहाँ पर भी उनमें निर्माण होता था। और संस्कृत भाषा से जब उनका परिचय हुआ तो उन्होंने ये पाया कि संस्कृत भाषा के कई शब्द जो हैं वो ग्रीक और लैटिन शब्द के साथ सिमिलैरिटी उनमें उनको दिखी, वो उनमें समानता उन्हें दिखी। और उसके बाद उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और ये पाया कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि कई भाषाएं जो हैं इनके मूल में कोई भाषा है और ये सभी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और फिर जो है उन्होंने तुलनात्मक भाषा अध्ययन पर जोर दिया, इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। और फिर इसके लिए एक शब्द निकल कर आया, कॉम्परेटिव ग्रामर, इसको उस नाम से इसको जाना गया। ठीक है, फिर बाद में कॉम्परेटिव फिलोलॉजी भी इसे कहा गया। फिर 1817 में डेवीज एक विद्वान हैं, उन्होंने ग्लॉसोलॉजी इसे कहा। 1841 में प्रिचर्ड आए, उन्होंने ग्लोटोलॉजी के नाम से इसे जाना कहा वहाँ पर उन्होंने। और उसके बाद फिलोलॉजी इसके लिए शब्द चला, साइंस ऑफ लैंग्वेज के नाम से इसको जाना गया। और आज वर्तमान में यदि हम बात करें तो लिंग्विस्टिक्स शब्द जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स शब्द जो है ये
लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से बना है। लिंगुआ का मतलब होता है जीभ, ठीक है। तो जीभ से जीभ को अलग अलग स्थानों पर टच करके जब हम अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो लिंग्विस्टिक इस तरह से इसको कहा जाता है, ठीक है। लिंगुआ माने होता है जीभ। और आज जो है भाषा विज्ञान के लिए आज भी कई शब्द प्रचलित हैं, जैसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, भाषा शास्त्र है, तुलनात्मक भाषा शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, भाषिकी है। तो ये शब्द जो हैं, ये सभी शब्द जो हैं भाषा विज्ञान के लिए पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, या इन सभी शब्दों के द्वारा एक तरह से भाषा विज्ञान को जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाषा विज्ञान केवल भाषा का विज्ञान नहीं है। भाषा के अंतर्गत केवल ध्वनि या शब्द, पद और वाक्य ही नहीं आते हैं, और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। तो इस तरह से इसके अंग और प्रत्यंग भी बन जाते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनेक विज्ञानों को मिलाकर एक जो विज्ञान है वो भाषा विज्ञान है। और अनेक विज्ञान कौन कौन से हैं, तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक मुख्य अंग जो हो सकते हैं इसके, और एक गौण अंग हो सकते हैं। भाषा विज्ञान के मुख्य अंगों की बात करें तो इसमें ध्वनि विज्ञान हो सकता है, जिसको फोनोलॉजी कहते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी है इसका एक अंग। पद विज्ञान, ध्वनि से जो है पद, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं वो वर्णात्मक होती हैं, वर्णों से पद बनता है। और उसके बाद पद माने शब्द, पद के बाद फिर उससे वाक्य बनता है, ठीक है, सिंटैक्स। और उसके बाद जो है वाक्य का एक अर्थ निकाला जाता है, शब्द का एक अर्थ होता है। तो अर्थ विज्ञान भी हम इसमें समाहित कर सकते हैं, जिसको सेमेंटिक्स कहते हैं। ये तो इसके मुख्य अंग हो गए ध्वनि भाषा विज्ञान के। और गौण अंगों की बात करें तो अनेकों इसके अंग हो सकते हैं, जैसे कि आप देखिए कोश विज्ञान, व्युत्पत्ति शास्त्र जिसे कहा जाता है, ठीक है, लेक्सिकोलॉजी और एटिमोलॉजी हम इसको कह सकते हैं। लिपि विज्ञान है फिर, जैसे ग्राफोनॉमी कह सकते हैं, या ग्राफिक्स जो है साइंस से कह सकते हैं। भाषिक भूगोल भी इसके अंदर ही समाहित है, जिसको कि हम लिंग्विस्टिक्स, जियोग्राफी कह सकते हैं। शैली विज्ञान है, ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स, भाषा की शैली क्या हो सकती है वो भी एक विज्ञान है एक तरह से। तो ये छोटे छोटे अंगों से बनकर ही भाषा विज्ञान बनता है। फिर भूभाषा विज्ञान है, जियो लिंग्विस्टिक्स कह सकते हैं, ठीक है, उसे समाज भाषा विज्ञान है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है उसका इंग्लिश वर्जन। मनोभाषा विज्ञान है, जिसको साइको लिंग्विस्टिक्स कहा जा सकता है। और बोली विज्ञान है, ठीक है, डायलेक्टोलॉजी, डायलॉग कैसे हम बोलेंगे। और उसके बाद सुर विज्ञान है, टोनेटिक्स जैसे, और भी इसके कई सारे अंग बन सकते हैं, अनेक विज्ञान इसके हो सकते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को तोड़ते हैं, ठीक है, जब उसका वर्गीकरण करते हैं तो वो अनेक प्रकार से विभाजित होता है, हमें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। और उन सभी चीज़ों को मिलाकर एक मिलाजुला रूप जो होता है वो तत्व जो है एक शास्त्र के रूप में जन्म लेता है, एक विज्ञान के रूप में जन्म लेता है, एक सिद्धांतों को जन्म देता है। तो भाषा विज्ञान असल में एक विषय है जो अपने अंदर स्वयं कई विषयों को समाहित हुआ है, कई विज्ञानों को समाहित किए हुआ है, ठीक है। तो भाषा विज्ञान का परिचय अच्छी तरह से समझने के बाद चलिए अब शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स लगे हुए हैं नेट के सिलेबस में, उनमें से एक टॉपिक को पकड़ते हैं और क्लियर करते हुए चलते हैं, सबके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं।